रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज हमने एफपीएससी एसएसटी का जो रिवीजन सेशन है उसका सेकंड लेक्चर हमारा होगा। तो सेकंड लेक्चर में आज हमने सेकंड टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। इस टॉपिक को हमने एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट, आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का पेपर इसमें से आपका आएगा। ये 5 एमसीक्यूज आपके इसी टॉपिक में से आने हैं। अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें और बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। आप इजीली क्वेश्चन अपने यहाँ से पिक कर सकते हैं। और उसके साथ ही आज मैं इंग्लिश का भी सेकंड लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। कल हमने एजुकेशनल हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा था और उसके साथ ही मैंने आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और सार कल वाले लेक्चर की मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो लगा दिया था लिंक। तो आज भी सेम मैं जी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके इंग्लिश के दोनों लेक्चर का, लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का भी मैं लिंक लगा दूंगा। ठीक है जी। और साथ उसके नोट्स इंग्लिश के मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं। ये वाले नोट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ इसका जो आपका एमसीक्यूज डेटा है एजुकेशनल असेसमेंट का, वो भी मैंने आज सॉल्व आपको सेंड कर दिया। उसके मैंने आंसर्स यहाँ पे बोल्ड कर दिए हैं। ठीक है। जो आपके जो एमसीक्यूज थे, जो आपके जो एमसीक्यू डेटा था, इसके आंसर्स मैंने पहले आपको शेयर नहीं किए थे, अभी मैंने इसको सॉल्व करके आपको शेयर कर दिया। और कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था एजुकेशन हिस्ट्री के वाले से, उसका आज हमारा टेस्ट भी हो गया। तो कल इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशनल असेसमेंट और इसके साथ इंग्लिश का भी टेस्ट हम कल इंशाल्लाह ताला साथ करेंगे। 30 मार्क्स का आज हमने टेस्ट लिया था। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं 50 नंबर का टेस्ट रखूंगा और उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश और 30 मार्क्स की आपकी जो है ना 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी करेंगे। तो जो आपके दोनों सब्जेक्ट से इकट्ठे साथ साथ इंशाल्लाह ताला चलेंगे। तो आज हमने करना है एजुकेशनल असेसमेंट और मेजरमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट और मेजरमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं या कौन कौन से बन सकते हैं, वो सारे इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल असेसमेंट में आपके पास क्वेश्चन बनता है टेस्ट के वाले से। टेस्ट क्या है? टेस्ट आपके पास एक टूल है। टूल का लफ्ज आप वो यूज करेगा। टूल ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है किसी भी चीज का, किसी भी जो है ना चीज की वैल्यू को चेक करने के लिए, किसी की वैल्यू, किसी भी चीज को वैल्यूएट करने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, या जो भी इसका नाम दें, किसी भी चीज को चेक करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो टेस्ट का ये आपने बात याद करनी है कि ये टूल का लफ्ज यूज करेगा। टूल, ये टूल है। ठीक है जी। ये एक आपके पास औजार है, ये एक हथियार है, ये एक तरीका है जिससे आप किसी की भी आप जो है ना उसकी आप वैल्यू को जज करते हैं, आप खुद चेक करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट की टाइप्स को ऐसे क्वेश्चन आएगा। टेस्ट की बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है जी एप्टीट्यूड टेस्ट और एक आपके पास है परफॉर्मेंस टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या जी? एप्टीट्यूड टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में 2 लफ्ज आपने याद करने हैं। एप्टीट्यूड के लिए लफ्ज यूज करेगा पोटेंशियल, इसको क्या यूज करेगा? पोटेंशियल का लफ्ज यूज करेगा। और परफॉर्मेंस का लफ्ज यूज करेगा एबिलिटी का। अब पोटेंशियल और एबिलिटी में क्या फर्क है? पोटेंशियल कहते हैं जी किसी का, आपने किसी बंदे का या किसी इंसान का पोटेंशियल चेक करना है कि उसके अंदर जो है ना काम करने की जो सख्त है ना वो क्या है। मीन्स के क्या वो किसी भी टास्क के लिए, जो भी टास्क या किसी भी क्लास में जब वो बच्चा एडमिशन ले रहा है, क्या वो उसको करने के काबिल है कि नहीं, क्या वो कर सकता है कि नहीं, क्या वो मीन के उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि नहीं। अभी मीन्स के अभी आप वो काम उस बंदे ने सीखा नहीं है, अभी वो क्लास उसने सीखी नहीं है, वो क्लास अभी उसने पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने उसका पोटेंशियल असेस करना है। पोटेंशियल आपने चेक करना है क्या उस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी है क्या कि वो उस क्लास में चल सकेगा कि नहीं, चल पाएगा कि नहीं। मीन्स के वो काम सिखाने से पहले आपने उसका पोटेंशियल चेक करना होता है, क्या वो इस काबिल भी है कि नहीं, ये काम कर सकेगा कि नहीं। ये आपके पास होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे आपका पता है नेट का टेस्ट होता है, गैट का होता है, या अभी आपका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एमकैट का टेस्ट हुआ है, या ई कैट होता है। सारे ये क्या होते हैं जी? मेडिकल स्टूडेंट के लिए एमकैट का पेपर जो होता है मेडिकल में दाखिला लेने से पहले वो लेते हैं कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि उसको मेडिकल में एमबीबीएस में दाखिला दिया जाए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट से आपके पास एबिलिटी चेक करनी है। एबिलिटी चेक करनी है, वो काम उस बंदे ने कर लिया हुआ है, वो बंदा वो काम सीख चुका है। अब हमने चेक करना है क्या वो इस काबिल हुआ है, वो एबल है इस वक्त के वो जो काम उसको सिखाया वो सीख चुका है कि नहीं, किस हद तक वो काम कर सकता है। ठीक है। अब इस वक्त वो काम कर सकता है। ठीक है जी। ऊपर था कि कर सकेगा कि नहीं, वो सीख सकेगा कि नहीं। लेकिन ये एबिलिटी जो है ना, जो आपका परफॉर्मेंस है, उसकी हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है, क्या वो अब जो काम उसको सिखाया है या जो उसने जो स्टडी की है उस स्टडी की कितनी उसको समझ आई है। तो ये आपके पास परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन के वाले से क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन की कितनी टाइप्स हैं। क्वेश्चन की बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एक आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड का क्या मतलब है कि
एंड जो है ना, एंड आपका ओपन है, मीन का कोई एंड नहीं है। आपने किसी भी इंसान को जो है ना ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि उसका एंड ओपन छोड़ा हुआ है, मीन के वो उसका एक लफ्ज में भी जवाब दे सकता है, 2 लफ्जों में भी दे सकता है, 10 लफ्जों में दे सकता है, पूरा पैराग्राफ भी लिख सकता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप उसको बाउंड नहीं करते कि आपने यस और नो में क्वेश्चन कर आंसर देना है, राइट और रॉन्ग में आंसर देना है, या 2 लफ्जों में देना है, या 1 लाइन में लिखना है, या 40 लफ्जों में लिखना है। ठीक है जी, हम उसको बाउंड नहीं करते, हम उसकी मर्जी पे छोड़ते हैं कि आपने जितने भी जो ना अल्फाज में जितना भी लंबा आंसर देना चाहे आप दे सकते हैं। ठीक है, वो एक्सप्लेनेटरी आप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आपने एंड क्लोज कर देते हैं, एंड क्लोज कर देते हैं, मीन कि उसको आप बाउंड कर देते हैं कि आपने इतने लफ्जों में आंसर करना है, या यस और नो में करना है, या राइट और रॉन्ग में करना है। वो आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जैसे आपके पास है ना जी, आपने क्या किया, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर देते हैं, आपने क्या कर दिया, उसको बाउंड कर देते हैं कि इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। या राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन आप डाल देते हैं, या आप कॉलम मैच वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है जी, बच्चे ने उधर से ही सिलेक्ट करना होता है कि ये यस है या नो है, राइट है या रॉन्ग है। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको जो एमसीक्यू है ना, जो एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनके बारे से क्वेश्चन वो काफी दौर पूछता है। तो इसकी जो एमसीक्यू है ना जी, एमसीक्यूज के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास ऊपर जो इबारत लिखी होती है, जो क्वेश्चन होता है, और इसके नीचे आपके पास उसके 4 ऑप्शन होते हैं, और इनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, 3 आपके पास गलत होते हैं। इनमें से जो आपके जो ऊपर स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं स्टेम। ये क्वेश्चन में बड़ा पूछता है, जो आपकी स्टेटमेंट होती है, जो आपका क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज में, उसको हम स्टेम कहते हैं। और ये जो आपके पास चार इसके जो ऑप्शन होते हैं ना जी, 4, इसको हम कहते हैं 4 ऑप्शन, इसको हम कहते हैं ऑप्शंस, इनको हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस। और ये जो उनमें से ठीक ऑप्शन जो होता है ना जी, जो उनमें से ठीक ऑप्शन होता है, उसको हम कहते हैं राइट आंसर, उसको कहते हैं राइट आंसर। और ये जो गलत 3 होते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है जी, डिस्ट्रैक्टर्स मीन के डिट्रैक्ट करने वाले। तो यहां से क्वेश्चन आपसे वो स्टेम का पूछता है और डिस्ट्रैक्टर का पूछता है जी बताएं जी, जो गलत आंसर आपको उसने दिए होते हैं, जो गलत ऑप्शन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। और जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसको हम स्टेम कहते हैं। ये क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा, ये वो पूछता है बार बार। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है एवेल्युएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट। ये 3 लफ्ज हैं जी, 3 लफ्ज हैं, एवेल्युएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट। अभी हम इसको जनरल देखते हैं, पहले एवेल्युएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट को, उसके बाद फिर एजुकेशन के हवाले से पढ़ेंगे। देखिए ना, किसी भी चीज को जब आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसको चेक करना है, तो जरूरी नहीं कि आप उसकी पढ़ाई ही चेक कर रहे हैं, आप उसकी जो है ना, आप उसकी कोई किसी मैकेनिक की भी चेक कर रहे हो सकते हैं कि वो उसको कितनी गाड़ी ठीक करना आती है, या किसी सिंगर की भी आप चेक कर सकते हैं कि उसको कितना गाना अच्छा आता है, या किसी ड्राइवर की ड्राइविंग आप चेक करना चाह रहे हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो एक जनरल आपके पास होता है, वो वैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। इनमें से सबसे पहले बारी आती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट होती है किसी चीज को मापना, मेजर करना, मापना, किसी उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी के से रिलेटेड जो चीज होती है, क्वांटिटी जो नंबर्स के वाले से होती है, उसको मेजरमेंट कहते हैं। और उसके बाद आपके पास होती है असेसमेंट होती है क्वालिटेटिव जो उसकी वैल्यूएशन आपने करनी है, उसको हम कहते हैं जी असेसमेंट। मीन के अगर क्वांटिटी आप कर रहे हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी मेजरमेंट है। अगर आप उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, हॉट है, कूल है, या जो ना जो भी मीन के क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास असेसमेंट है। अगर आप उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास मेजरमेंट है। ठीक है जी, और जो आपके पास वैल्यूएशन है जी, वैल्यूएशन आप उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें वो जजमेंटल असेसमेंट मीन के जिसमें आपने फैसला करना होता है, उसमें आपने फैसला करना होता है, तो वो उसकी वैल्यूएशन है। ठीक है जी, आपने असेसमेंट और मेजरमेंट और असेसमेंट में आपको फर्क समझ आएगी। मेजरमेंट तो आपके पास क्वांटिटेटिव होती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, लेकिन असेसमेंट में आपकी क्वालिटी होती है, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता। लेकिन जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में दोनों डेटा हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी और क्वालिटेटिव भी। और उसमें एक फर्क, जो मेन फर्क है, वो ये है कि वैल्यूएशन आपकी जजमेंटल होती है। मीन के वैल्यूएशन में आपने क्या करना होता है, आपने फैसला करना होता है कि क्या वो चीज अच्छी है, बुरी है, पास है, फेल है, जो कुछ भी है, वो वैल्यूएशन में आपने उसका फैसला करना होता है। ये नीचे अब इसको मजीद मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एजुकेशनल असेसमेंट। अब एजुकेशनल असेसमेंट आपके पास क्या है, असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा थ्रू रिलायबल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टूल्स। ठीक है जी, तो आपके पास जो ना जी एजुकेशनल असेसमेंट जो है, वही आपने क्या करना है जी, मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट टूल, जो टेस्ट वगैरह ना, टेस्ट के जरिए से आपने जो डेटा आपने कलेक्ट करना होता है, उसको हम एजुकेशनल असेसमेंट कहते हैं जी। अब ये जो असेसमेंट है ना जी,
इसका एजुकेशन में रोल क्या है ये आप पैरा पढ़िएगा कि इसमें वो किस लिए ये असेसमेंट हमने फीडबैक के लिए, हमने जो क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, या आपने टीचिंग मेथड्स को बेहतर करने के लिए, स्टूडेंट की स्टेज को चेक करने के लिए, ये सारी हम करते हैं जी। ये रोल असेसमेंट का है, इसके पर्पस वगैरह है, ठीक है। ये यहां से आपके जनरल बातें वो पूछ सकता है, जनरली पूछेगा कि असेसमेंट का क्या रोल है। तो असेसमेंट के जनरली ये पूरा पैरा आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि उसमें यही बातें लिखी हुई है कि असेसमेंट के जरिए हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को जनाब कितनी समझ आ रही है, या जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं, या स्टूडेंट किस लेवल पे इस वक्त है। फीडबैक हमें मिल जाता है, ठीक है जी। तो हम टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना चाह रहे होते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें जो है पर्पज ऑफ असेसमेंट है, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की टाइप्स में ये दो टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी क्वेश्चन यहां से पूछता है वो। अब ये नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या फर्क होता है? नॉर्म क्या होता है जी? नॉर्म को होता है सिफात, नाम, क्लासरूम नाम आपने सुना होगा। क्लासरूम नाम्स क्या होते हैं कि आपने क्लासरूम में कुछ जो ना सिफतें या किसी में कोई क्वालिटीज या कोई निकात आपने लिखे होते हैं, जिन क्लासरूम के ये असूल यही है कि आप क्लासरूम में शोर ना करें, क्लासरूम में मोबाइल फोन यूज ना करें, क्लासरूम में जनाब आपने कोई बैठ के खाना पीना नहीं है, या क्लास टॉक नहीं करनी। सारे क्लासरूम के आपने क्या कर किए होते हैं जी, क्लासरूम की एक आपने नॉर्म सेट किए होते हैं, ठीक है जी। अब नॉर्म रेफरेंस का मतलब है कि क्लासरूम के अंदर जो मुकाबला है ना, क्लासरूम के अंदर जो मुकाबला है उसकी जो असेसमेंट है। मीन के क्लास में आपके पास 5 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये 5 बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब इन बच्चों में से फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, आपके पेपरों में, पेपर में आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हमारी क्लास का फर्स्ट ये लड़का है जी, फॉर एग्जांपल असलम हमारे पास फर्स्ट है, अकरम हमारे पास सेकंड है, अबीबुल्ला हमारे पास थर्ड है, सलीमुल्ला हमारे पास फोर्थ है, ठीक है जी। अब ये नहीं है, हो सकता है कि चारों के चारों ही 90 की रेंज में हो, चारों के चारों ही 90 की रेंज में हो, लेकिन इनमें से कौन सबसे ऊपर कौन है, ठीक है जी। क्लास के अंदर जो मुकाबला है ना वो आपके पास है, या आप क्या कहते हैं जी कि जो आपस में जो मुकाबला वो उसको हम कहते हैं जी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है ना वो आपके पास है, एक आपके पास क्राइटेरिया सेट किया होता है आपने कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है कि आपने जो 40 वाला पास है, 100 नंबर का पेपर लिया, उसमें से आपने कहा 40 वाला पास है, तो ये 40 आपका एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को आपने सेट करके देखा हुआ है कि 40 से ऊपर कितने बच्चे हैं और 40 से नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि हमने वहां पे आपस में मुकाबला होता है बच्चों का कि इनमें से फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। यहां पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, हो सकता है कि सारे के सारे ही फेल हों, सारे के सारे वो जो 40 से नीचे हों, लेकिन फेल होके भी उनमें से कौन, उन आपस में से कौन में फर्स्ट है। हो सकता है एक 38 वाला हो, एक 35 वाला हो, एक 30 वाला हो, एक 25 वाला नंबर हो, तो फेल होके भी उनमें से जो ऊपर है ना तो वो आपके पास है। आपस में जो मुकाबला है वो आपके पास नॉर्म रेफरेंस्ड है, और आपने जो एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है नंबरों का, उसके वाले से जो आपने असेसमेंट करनी है ना कि क्राइटेरिया आपके पास जनरली 40 वाला पास है, तो आपने देखना है आपकी क्लास में कितने पास हैं कितने फेल हैं। या आप कहते हैं जी 90% पे आपने ए ग्रेड देना है, तो हमने देखना है ए ग्रेड वाले मेरी क्लास में कितने हैं और बी ग्रेड वाले कितने हैं। मीन्स के मैंने 90% को एक क्राइटेरिया सेट कर लिया है। तो अगर हमने ऑलरेडी को प्री प्लान क्राइटेरिया सेट किया तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। मीन के हमने क्राइटेरिया को रेफरेंस माना हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने नॉर्म को रेफरेंस माना हुआ है, पूरी अपनी क्लास के अंदर जो है ना उसी को रेफरेंस माना हुआ है। ये आपने क्लियर कर लेनी दोनों बातें अच्छे तरीके से, ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी मोड्स ऑफ असेसमेंट। अब यहां से एक और क्वेश्चन भी होता है कि नॉर्म रेफरेंस में देखेंगे जी आपके पास ग्री है या आईक्यू टेस्ट या सेट वगैरह है, तो ये या आप पूछेगा जो एफपीएससी का जो टेस्ट आपका हो रहा है, ये जो अभी आपने टेस्ट देना है, या पीपीएससी का टेस्ट या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका होता है, ये कौन सा है? ये नॉर्म रेफरेंस है कि ये आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस है। अब देखें जरा, आपके पास जो एफपीएससी वाला पेपर है ना, एफपीएससी वाला पेपर है, यहां पे कोई आपको नहीं बताया हुआ कि 40 वाला पास है, 50 वाला पास है या 60 वाला पास है। इसमें ये आपको बताया हुआ कि जनाब 102 सीटें हैं, 102 में से आपके पास ये 35,000 आपके पास एप्लीकेंट है। इन 35,000 में से जो टॉप पे 102 आएंगे ना वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है टॉप वाले 102 जो है ना वो 50 वाले टॉप कर जाएं, 45 वाले टॉप करें, या 95 वाले टॉप करें। मीन्स के यहां पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि 40 वाला या 50 वाला या 60 वाला पास है, बल्कि आपका इन 35,000 बच्चों का मुकाबला है। इन 35,000 को हमने रेफरेंस माना हुआ है। इनमें से जो 102 टॉपर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो सिलेक्टेड होंगे। तो ये आपके पास जो एफपीएससी वाला पेपर है ये आपके पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो आपके पास जो बोर्ड के इम्तिहान होते हैं ना, मैट्रिक, एफएससी का, बीएससी का, एमएससी वगैरह का, वो आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है। मीन के मैट्रिक में आपने क्या किया हुआ है, 33 वाला पास है, ठीक है जी। तो 33 वाले में हो सकता है सारी की सारी क्लास 33 से ऊपर चले जाए तो सारी की सारी क्लास पास हो जाए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा।
यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 35,000 का 35,000 ही सिलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ 102 जो बच्चे हैं ऊपर वाले वही सिलेक्ट होने हैं। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे क्या नॉर्म रेफरेंस है, मीन के 35,000 में से 102 जो ऊपर आएंगे वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया में कोई ये क्राइटेरिया रखा होता है, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो भी बंदा फुलफिल करता है वो आपका पास या फेल होता है। ठीक है जी, ये आपके पास होगा नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस के वाले से। उसके बाद आपके मोड्स ऑफ असेसमेंट। मोड्स ऑफ असेसमेंट में खास तौर पर ये तीन पहले जो ना पहले तीन मोड्स ये लाजमी आपने याद कर लेनी है। यहां से क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। एक आपके पास है प्लेसमेंट असेसमेंट, एक आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट है और एक समेटिव असेसमेंट। सॉरी चौथी भी लाजमी याद कर लेनी है। अब इनमें फर्क समझ लें। आपके पास जो प्लेसमेंट असेसमेंट है ना, प्लेसमेंट का मतलब जैसे जैसे इसके नाम से जाहिर है, प्लेस का मतलब होता है जगह। प्लेसमेंट असेसमेंट मीन के इस वक्त कोई बंदा किस जगह पे खड़ा है, इस वक्त क्या वो जो बंदा है वो किस जगह पे खड़ा है। जैसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किया था उसको उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए, तो ये हमने देखना होता है कि इस वक्त जो बंदा है वो उसकी प्लेस क्या है, इस वक्त उसकी जनाब डिग्री क्या है, इस वक्त जनाब वो कितने पानी में है, इस वक्त उसकी हमने असेसमेंट करके उसके मुताबिक उसका हमें बताना होता है कि ये इसको हम 9th क्लास में दाखिला करेंगे, 8वीं में करेंगे या 6ठी में करेंगे या 7वीं में करेंगे। मीन को उसकी हमने क्या करना है जी, एंट्री टेस्ट जो लेना होता है वो आपके पास प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। फिर आपके पास होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जब आपने बच्चे को दाखिल कर लिया, अब दाखिल करके जब आप पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाई के दौरान आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी होती है कि जनाब क्या जो बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं क्या उस बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं, उसको समझ आ रही है कि नहीं। अगर समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें, अपना जो है ना जो चेक करें कि उसको क्यों समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, चेक करें कि उसको क्यों समझ नहीं आ रही। जो चेक किया जाता है ना, जो क्यों समझ नहीं आ रही, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है जी, जो स्टडी के दौरान असेसमेंट होती है वो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास फीडबैक के लिए होती है, जो बेहतरी के लिए होती है। ठीक है जी, ताकि हम अपने जो ना टीचिंग मेथड में या बच्चे के हवाले से जो आप फीडबैक इकट्ठा कर सकें वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बिहाफ पे जो हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं ना कि मसला कहां पे है, क्यों समझ नहीं आ रही, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और उसके बाद आपके पास एंड पे होती है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होती है एंड पे जब आपने फाइनल इम्तिहान लेना होता है, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, कि हमने पूरे साल में क्या पढ़ाया है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपके पास समेटिव असेसमेंट है ना, समेटिव असेसमेंट बच्चे को बेहतरी का चांस नहीं देती। जो कौन सी असेसमेंट है जो बच्चे को इंप्रूवमेंट का चांस देती है, तो वो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मीन के फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने ड्यूरिंग स्टडी की है, अगर बच्चा समझ नहीं आ रही उसको या उसके टेस्ट में जो है ना नंबर कम आए हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी आप इसको इस तरीके से अपनी गलतियां ठीक कर लें। ठीक है जी, कल वाले टेस्ट में आपके ये मार्क्स कटने नहीं चाहिए, तो ये आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है ना, समेटिव असेसमेंट आपकी एंड पे होती है, फाइनल इम्तिहान है आपका, फाइनल टेस्ट है आपका, फाइनल एग्जाम है। उसमें वो ये नहीं कहता जनाब ये आपके 4 नंबर गलत हुए हैं तो कल आप दोबारा आपका पेपर दे लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपके पास फाइनल है, अगर 4 नंबर कट गए तो समझिए आपकी डिग्री में से 4 नंबर कट गए हैं, जो आपके नंबर आने थे वो आ गए हैं। ये आपको इंप्रूवमेंट का चांस नहीं देती, ये आपके पास होती है समेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है जी, जो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव असेसमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपके पास परफॉर्मेंस है, अथेंटिक है, सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट, पोर्टफोलियो, एंटीकोडल है, ये सारी पढ़ लीजिएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से क्वेश्चन अगर आया भी तो ये पीयर असेसमेंट देख लीजिएगा। पीयर कहते हैं दोस्तों को आपस में जो एक दूसरे की असेसमेंट करते हैं, या वो यहां से पोर्टफोलियो की पूछ लेता कभी कभार। ठीक है जी, लेकिन आप एक दफा सारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वही ऊपर वाले 4 है, वहीं से क्वेश्चन आमतौर पे बन जाता है, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है, सारी की सारी एक दफा पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। उसके बाद आपके पास आता है मेजरमेंट असेसमेंट और आपके पास वैल्यूएशन में ये फर्क, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। यहां से वो आपसे क्या पूछेगा, यहां से आपसे वो इनकी तरतीब पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद मेजरमेंट होती है। मीन के आपने टेस्ट लिया, टेस्ट की आपने मेजरमेंट की कि कितने नंबर उसके आए हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपके पास असेसमेंट होती है, और एंड पे आपके पास वैल्यूएशन होती है। मीन के असेसमेंट में आपने क्या करना था, उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है, लेकिन आपने फैसला नहीं करना होता। लेकिन जो वैल्यूएशन होती है उसमें आपने फैसला करना होता है। ये नीचे मैंने इनकी समरी लिखी हुई है। समरी क्या है, असेसमेंट इज अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, ये आपके पास असेसमेंट है। लेकिन वैल्यूएशन क्या है जी, इज अबाउट मेकिंग जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ऑफन फोकसिंग ऑन द इफेक्टिवनेस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोसेस एंड आउटकम्स। ठीक है जी, तो असेसमेंट में आपने क्या करना है, डेटा इकट्ठा करना होता है, और वैल्यूएशन में आपने क्या करना होता है, आपने उसकी जजमेंट करके उसका फैसला करना होता है, पास फेल करना होता है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी, ये टेस्ट के टाइप सारी हो गए जी। ये उसके बाद असेसमेंट की टाइप्स हैं, आपके पास 3 टाइप्स हैं बेसिक।
ठीक है जी, ये 3 टाइप्स ये वाली हैं। ये आपके पास है जी, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये तीनों क्वेश्चन कैसे आपने क्लियर करने हैं। अब देखिए इनके जैसे नाम से जाहिर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या मतलब है, लर्निंग के लिए असेसमेंट की जाए, लर्निंग के लिए असेसमेंट की जाए, जो जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, यहां से वो पूछेगा आपसे जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कौन सी है, वो आपके पास असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मींस के लर्निंग के लिए असेसमेंट की जा रही है कि हम असेसमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी खामियां हैं, उनको हम दुरुस्त करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट पैदा करें, हम लर्निंग मजीद बेहतर कर सकें। ये आपके पास है जी असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग है जो आपने लर्न कर चुके हैं उसकी असेसमेंट करें और हमें पता चले आपने कितना सीखा है, आपने कितना सीखा है। इसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो आपकी एंड पे होती है ना असेसमेंट, इसका मतलब है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको असेस किया जाए कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है जी। और फॉर लर्निंग ये है कि आपने अपने आप की असेसमेंट करनी है कि मैं जनाब अब जो ना मेरी असेसमेंट मुझे कितनी समझ आई और मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे कैसे लर्निंग होगी। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आपकी अपनी असेसमेंट है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपकी पढ़ाई हुई जो आपने जो पढ़ा है ना, जो आपका जो सिलेबस है, जो आपकी करिकुलम है, उसकी असेसमेंट है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना आपको समझ आई है। ठीक है जी। और उसके बाद आपका असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग है जी असेसमेंट वाला टॉपिक पढ़ना, असेसमेंट वाला टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट की टाइप्स क्या होती हैं, असेसमेंट को कैसे किया जाता है, असेसमेंट की मोड्स क्या है, ये असेसमेंट के टॉपिक को ना मीन के असेसमेंट को पढ़ना, ये आपके पास असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपके पास है लर्निंग की असेसमेंट, जिसको हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो ये आपने बातें पढ़ लेनी है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें सारी मैंने लिखी हुई है, ये आप उसको पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगे। यहाँ से लेक्चर लंबा करने का कोई मकसद नहीं है, आप भी बोर हो जाएंगे। ठीक है जी। इनको आपने एक दफा पढ़ना जरूर है, एक दफा सारे पॉइंट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। यहां से क्वेश्चन वो आपका कॉन्सेप्चुअल पूछ सकता है। ठीक है जी। बाकी आपकी चीजें मोटी मोटी जो आपके मैं कवर कर रहा हूं, ये मैंने यहां पे कंपैरिजन में लिखा हुआ है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और ऑफ लर्निंग को हम जो ना समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास असेसमेंट एज लर्निंग, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जी कैरेक्टरिस्टिक क्लासरूम असेसमेंट, ये इनको सिर्फ आपने देखना है। रोल ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का रोल क्या होते हैं, यहां से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं जी असेसमेंट का रोल क्या होता है। और ये एक बात याद रखिएगा, आमतौर पर जब रोल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट या जो है ना पर्पस ऑफ असेसमेंट या वो पूछे अगर कह देना जी इस तरह के जो है ना बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट, तो ठीक है जी। तो ये इसमें आमतौर पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर ऑल ऑफ अबव ही होता है। जो 2-4 उसने ऑप्शन दिए होते हैं ना वो सारे के सारे उसमें आ रहे होते हैं। तो ये आपने याद कर लीजिएगा, जब भी आपसे वो असेसमेंट के वाले से इस तरह का जनरल क्वेश्चन पूछे ना, रोल ऑफ असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है जी, तो वो उसमें आमतौर पर ऑल ऑफ अबव का ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपका फिर रिलायबिलिटी है, मीन कि आप जो टेस्ट लेते हैं, जो असेसमेंट करते हैं, उसके ऊपर रिलाई आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। रिलायबिलिटी मीन कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। जो आपने असेसमेंट किया, हो सकता है आपका असेसमेंट का मेथड ही गलत हो और बच्चा जो है ना वो अच्छा भला जो है ना वो उसने ठीक तरीके से अपना आंसर लिखा हो या उसने अपना पेपर सही हल किया हो, तो आप असेसमेंट ही गलत करें तो उसको फेल कर दें। तो आपकी जो असेसमेंट उसकी रिलायबिलिटी क्या है जी। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है जी इंटररेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। क्या मतलब है कि इंटर ऑब्जर्वर मीन के आप एक बच्चे को 2 ऑब्जर्वर के सामने रखें। ठीक है जी। अगर तो दोनों ऑब्जर्वर कहते हैं या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वर के सामने रखें। ठीक है जी। इंटर ऑब्जर्वर कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स के दरमियान रखना। अगर सारे के सारे ऑब्जर्वर कहें कि ये बच्चा जो है ना ये फेल है, तो फिर तो ठीक है, इसका मतलब है वो बच्चे में ही फॉल्ट है। अगर एक ऑब्जर्वर कहे कि फेल है और 4 कहें जी पास है, इसका मतलब है जो फेल कह रहा है उस ऑब्जर्वर में जो है ना जो असेसमेंट कर रहा है ना उसमें फॉल्ट है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, मीन के 2-4-10 बंदों से आप एक ही टेस्ट को चेक करवा के देख लें तो वहां से आपकी असेसमेंट की रिलायबिलिटी आप उस पर कर सकते हैं। फिर आपके पास है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, मीन के जो आपने टेस्ट लिया है उसको दोबारा टेस्ट लें। एक ही चीज को टेस्ट लिया, वो बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है जी, आप उसका दोबारा टेस्ट लें। अगर दोबारा भी सॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब है बच्चे को आता ही नहीं है। अगर आप एक ही दफा टेस्ट लेते हैं तो वो उसके नंबर आते हैं 10, अगली दफा टेस्ट लेते हैं उधर बैठे उसके नंबर आते हैं 50, फिर अगली दफा टेस्ट लेते हैं उसके नंबर 90 आ जाते हैं। इसका मतलब है आपका टेस्ट ठीक नहीं हो रहा, बच्चा वही है लेकिन आपके टेस्ट में फॉल्ट है। ठीक है जी। आपके जो भी आपका टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो आपका ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा जी
इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी, तो ये सारी आपने रिलायबिलिटी एक दफ़ा पढ़नी है। यहाँ से बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को फैक्टर कौन कौन से जो ना अफेक्ट कर सकते हैं। ये तो टेस्ट लेंथ, टेस्ट इतना लंबा चौड़ा आप डाल दें कि बच्चा बेचारा जो है ना वो उसके पास टाइम ही ना हो, ठीक है जी, तो वो भी आपकी रिलायबिलिटी को फॉल्ट कर सकती है जी। मेथड यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, आपने जो ना जो आपने मेथड यूज किया है रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, वो भी आपका अफेक्ट कर सकता है कि हो सकता है आपका जो मेथड है वो ठीक ना हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हेट्रोजेनिटी ऑफ सोर्स, डिफिकल्टी या ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना ये आपकी जो असेसमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। मीन के अगर आप ट्रांसपेरेंट ही नहीं है टेस्ट आपका जो है ना, जैसे सिक्योरिटी उसमें नहीं है, पेपर लीक हो रहा है ऑलरेडी, या जो है ना ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि आपको बाइस निज़ाम है, उसमें इंसाफ ही नहीं है, तो वहां वो भी आपकी रिलायबिलिटी को जो है ना वो चीजें इसमें जो है ना अफेक्ट कर सकती हैं। फिर वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट की वैलिडिटी क्या है जी। वैलिडिटी इज अ डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, स्टैटिकल टेक्निक और टेस्ट मेजर्स व्हाट इट्स सपोज टू मेजर, ठीक है जी। मीन कि जो हम मेजर करना चाह रहे थे क्या उसने उसको ठीक तरीके से मेजर किया है कि नहीं, हम कहते हैं वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट। वैलिडिटी मींस के क्या जो हमने असेसमेंट जिस मकसद के लिए की थी, क्या वो मकसद हमारा पूरा हुआ है कि नहीं, या किस हद तक हमारा मकसद पूरा हुआ, उसको हम कहते हैं जी वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, ठीक है जी। अब वैलिडिटी और वैलिडेशन में क्या फर्क है जी। वैलिडिटी क्या जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट दैट इंडिकेट हाउ वेल इट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर, जो हम मेजर करना चाह रहे थे उसको कितना अच्छे तरीके से मेजर किया, उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड वेरीफाइंग, और जो प्रोसेस उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडिटी क्या है जी, जो उसने काम किया है उसको हम कहते हैं जी वैलिडिटी, और जिस प्रोसेस के थ्रू किया है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैलिडेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपके पास है जी कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, करिकुलर वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये सारी पढ़ेंगे तो एक दफा सिर्फ पढ़नी है आपने इंशाल्लाह ताला। ये चीजें इसमें आसान है, जस्ट इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ जस्ट आपने इसको क्या करना है जी, एक आपने माइंड में ही रखना है, यहाँ से आपको जो है ना इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको वो आमतौर पर ये जो क्वेश्चन बनेगा ना रिलायबिलिटी या जो आपके पास है ये जो वैलिडिटी है, इसमें भी ऑल ऑफ अबव वाला ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जिसको फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी है, इसमें भी क्वेश्चन जो बनेगा ना जो आपके पास है ऑल ऑफ अबव वाला ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपके पास एमसीक्यू डेटा है, एमसीक्यू डेटा आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके आंसर भी मैंने साथ इसके लगाए हुए हैं, ठीक है जी। इसको आप पढ़ें, एक दफा पढ़ें, याद करें, इसको अपने माइंड में बिठाएं, और साथ अपने इंग्लिश का सेकंड लेक्चर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आपने करना है। इंशाल्लाह ताला 2 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे कल इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी वो हम देख लें नीचे से। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी आपके पास आ रहा है, वो है जी कल इंशाल्लाह ताला प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ठीक है जी। प्लानिंग एंड एजुकेशन में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी में आएगा, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह ताला कल आपका टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।